चलो फिर करें। ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चंस बताओ फिर जल्दी जल्दी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेराडे showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occurred at the electrodes which resulted in। क्या है भाई इसका आंसर? डी। डी कैसे होगा? बी। बी वाले लोग कुछ भी लगा रहे हो मतलब। बी। बी होगा इसका आंसर। डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड, ये पढ़ा भी तो था हमने, एक लाइन में कहीं आया भी था ये। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। तो डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड सिर्फ ये बताया था। और इलेक्ट्रोड पे एमिशन ऑफ एनर्जी कैसे होगा, कुछ सोचो ना। भाई जब आप रिएक्शन करते हो, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया नहीं था, एक एग्जांपल भी बताया था कि एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, वहां पे मेल्ट हो रहा होता है और दूसरे पे जाके क्या हो रहा होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इन सीआरटी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, when sufficiently high voltage is applied across the electrode, current starts flowing through a stream of particle from negative electrode to positive electrode. These particles are called, क्या होते हैं भाई? डी। डी। डी होते हैं। ठीक है, डी होंगे, ठीक है। तो डी का मतलब है बी और सी, यानी कि कैथोड रेज भी हम उनको बोलते हैं और कैथोड रे पार्टिकल्स भी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो अगर आता ऑप्शन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली, कब देख सकते हैं भाई? डी। 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 ठीक है, जब हम प्रेशर बहुत ही कम कर देते हैं सीआरटी ट्यूब में और उसके बाद वोल्टेज जो है काफी ज्यादा हाई कर देते हैं, तभी हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब है कि गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोरेसेंट। भाई कौन से केमिकल लगाते थे हम स्क्रीन के पीछे? ए। ऑप्शन ए, ठीक है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनाते थे जिसके ऊपर एक ब्राइट स्पॉट या चमक जैसी आती थी, ठीक है, जिससे हमें पता लगता था कि हाँ भाई कोई टाइप की रेज जो है वो फ्लो के इधर आ रही है। फिर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? फिफ्थ का डी। ठीक है, तो फिफ्थ का डी होगा। ठीक है, पहला तो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, ये हमने देखा भी था कि भाई जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, उसके ऊपर उतना ज्यादा क्या होगा, डेविएशन होगा, ये हम पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद है मास ऑफ द पार्टिकल, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा डेविएशन। एंड उसके बाद क्या होगा, नहीं सॉरी, जितना ज्यादा मास उतना कम डेविएशन, ऐसा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा
उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा हमारा डेविएशन होगा। चलो मैं वो टॉपिक खोल ही लेता हूँ सो दैट उसको साथ में देखते भी रहो। ठीक है, तो यहीं पर है ये। देखो पहला तो यही था, ये वाला था ना, greater the magnitude of charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection। तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और मास के बारे में, जितना हल्का होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। भाई जितनी हल्की कोई चीज होगी उतना ज्यादा आप धक्का मार के उसको किनारे कर दोगे, बात ये है। और तीसरा इसमें क्या लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर लिखा है, तीसरा पॉइंट देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस, ठीक है, विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज। यानी कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेलीविजन पिक्चर्स। क्या होगा इसका आंसर, डी बी डी बी, ठीक है, ठीक है। तो सिक्स का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, लाइक वही चीज जो जिंक सल्फाइड वाली आपकी स्क्रीन है, उसके ऊपर जब क्या होता है, कैथोड रेस पड़ती हैं, तो वो ब्राइट स्पॉट बनाती हैं, यानी कि चमकती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, ठीक है। तो सी का मतलब ये है कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोड के मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब में कोई भी गैस है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर ये क्वेश्चन एनोड रेस के बारे में हो जाता तो क्या सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही होता, बोलो। अगर एनोड रे का केस होगा यहाँ पे तो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, बोलो भाई। ये वैसे इसका जो आंसर है ना वो ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए, बी और डी। यहाँ पर ये देखो टेलीविजन वाले केस में फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट दोनों लिखा है, तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में भी ये दोनों हो सकते हैं ऑप्शन बी एंड डी, ठीक है। नहीं करेगा, ओके स्नेहा, आप कह रहे हैं नहीं करेगा, चलो चलते हैं फिर। सर उसकी नीचे वाली लाइन में ये भी लिखा था कि फ्लोरोसेंस वाले होते हैं। यस सर। कहाँ पे लिखा है, सर जहाँ पर आपने अंडरलाइन किया ना उसके नीचे वाली लाइन तीसरी चौथी लाइन पे देखिए। ड्यू टू फ्लोरोसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट, ये दोनों भी तो लिखा है ना, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि और करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मे भी दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर अभी आप फ्लोरोसेंट को मानो। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में वैसा करके कुछ आता है, ऑप्शन बी एंड डी बोथ, तो वो हो सकते थे दोनों, ठीक है। और अब हम एनोड रेस की और बात करते हैं, मैं एनोड रेस वाला जो मैं आपको बता रहा था। कहाँ गया वो,
देखो एनोड रेस के बारे में, अनलाइक कैथोड रेस मेड ऑफ पॉजिटिव मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लो कि भाई यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला अगर केस आता है ना, तो यहाँ पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई बाई एम एस। क्या थी भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1.758820 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी। ये मैंने आपको दिखाया भी था, ये पढ़ा भी था हमने। देखो ये था ना, ये ई बाई एम रेशियो की वैल्यू 1.758820। ठीक है, हाँ, गुलाम पर केजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, क्या होगा भाई? हमने निकाल के भी देखा था, बी। ठीक है, ई को अगर सर आप, बी। हाँ, ई को अगर आप ई बाई एम से डिवाइड कर दोगे तो ई से ई तो कैंसिल हो जाएगा, और जो एम ई है वो आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर द साइंटिस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। द अदर प्रॉब्लम फॉर साइंटिस्ट वर, क्या था? डी। क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, डी है इसका। ठीक है, तो क्या क्या और अदर प्रॉब्लम थी जब सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया था? तो क्या क्या और प्रॉब्लम्स आई थी? पहला था कि टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, एंड उसके बाद टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड और इमिटेड बाय एटम। ठीक है, एंड उसी के बाद क्या हुआ, फिर आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या हुआ था, उसकी डिस्कवरी हुई थी। फिर आपको ये टेबल दी हुई है, इसमें आपको मिसिंग टर्म्स बताने हैं। तो यहाँ पर चलो, मेरे को मिसिंग टर्म्स का ऑप्शन मत बताओ, मेरे को बस ऐसे ही बताओ कि ए क्या है यहाँ पर। ए वाला जो है लेटर ए, उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है। बी वाला क्या होगा? बी क्या चीज है? बी वाला जो कॉलम बना हुआ है किस चीज का बना है? एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज का। चार्ज। सी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो होगी। न्यूट्रॉन जीरो। की चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, डी किस चीज की टेबल है यहाँ पे? 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास। क्या होता है? मास पर मास एंड केजी। मास। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट है ई वाली वैल्यू जो है, ये चलो छोड़ो, ये लगभग उतना ही आएगा, 1 के आसपास ही। ठीक है, और एफ की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, वो मास पर यूनिट है। ठीक है, मास इन यूनिट मतलब यू के फॉर्म में अगर हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। एंड ये टेबल आपको प्लीज अच्छे से याद होनी चाहिए, मास की जो भी वैल्यू है, जैसे 9.1 इंटू 10⁻31 हो गया, और 1.67 इंटू 10⁻27 के जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, और इनका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी। क्या था भाई? थॉमसन मॉडल पढ़ा था हमने, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ए। ऑप्शन है। ठीक है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। ओवर द एटम। तो थॉमसन ने बोला था कि भाई पूरे एटम में रहता है उसका मास, लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड ने देखा तो उसके सेंटर पे था, यानी कि न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड था। फिर नेक्स्ट है, कैथोड रेज हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो एज। कैथोड रेज में किसके बराबर होता है भाई? ए। अच्छा, 13 का ए। ठीक है, बीटा रेस। चलो ये तो आंसर देखा ही होगा, मेरे को पता है। ठीक है, अब ऐसा होता है इसलिए बिकॉज बीटा रेस में भी आपके क्या होते हैं, जो चार्ज मतलब जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अल्फा रे पूछा जाता तब बताना मेरे को कितना होता चार्ज अल्फा रेज में? कोई बताएगा? अच्छा, अल्फा रेज किससे बनी होती है ये बता दो।
बोलो। सर पॉजिटिव चार्ज से। अरे पॉजिटिव चार्ज से? भाई अल्फा रेज बताई तो थी मैंने किससे बनी होती है। पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो होता क्या है, किसके पार्टिकल्स होते हैं? हीलियम। हीलियम के होते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, ये बता भी चुका हूँ मैं, 2He4। सर उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी तो होते हैं। हाँ वो तो होते ही हैं, लेकिन मैं ये पूछा था ना किस एलिमेंट के पार्टिकल्स होते हैं अल्फा रेज में। तो 2He4 जो होता है ना, वो होता है, ठीक है। हम्म। इसमें आपके 2 न्यूट्रॉन्स ठीक। होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। हाँ। हम्म, ठीक है। तो ये आपका हीलियम न्यूक्लाई हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मास। चलो ये तो हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ ई बाई एम ई फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बता सकते हो भाई ये क्या होगा इसका आंसर? नहीं किया, ठीक है। अब जो बताएगा आंसर इसका लॉजिकली बताना मुझे कि कैसे हुआ है। सर मैंने भी नहीं किया। अच्छा, चलो फिर देख लो इसका कैसे होगा आंसर। तुक्का लगाया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, वैल्यूज की बात कर लेते हैं। किस किस के बारे में इन्होंने बात करी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, और ये अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं इसका चार्ज देखता हूँ, मतलब चार्ज इस पे कितना है, और उसके बाद मास की बात करेंगे। क्योंकि हमें जो यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, ई बाई एम रेशियो निकालना है। ई बाई एम रेशियो मतलब चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस पे कितना होता है, 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19। इस पे भी 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19, इस पे 0। और अल्फा पार्टिकल पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, मतलब इस पे दो चार्जेस होते हैं ना, तो 2 इंटू 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है। तो ये प्लस साइन हो गया, और इलेक्ट्रॉन वाले पे नेगेटिव, और इस पे प्लस। और मास की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू टेन की पावर माइनस 31। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू टेन की पावर माइनस 27। और इसका भी मास कितना है, 1.67 इंटू टेन की पावर माइनस 27 kg। और अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो लाइक कितना होगा, आई थिंक कितना होता है उसमें, मास ऑफ 4 प्रोटॉन्स होते हैं ना, ठीक है। तो 4 प्रोटॉन्स का मास होता है इसके अंदर, बिकॉज 2He4 है ना, 2He4। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन है और आपके 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, इसका मतलब है कि आप ओवरऑल ये मान सकते हो कि 4 प्रोटॉन्स के बराबर यहाँ पे मास हो गया, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 27 kg, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपको ये बताना है कि भाई सबसे कम से सबसे ज्यादा तक को आपका ऑर्डर लगाना है ई बाई एम का, मतलब क्यू बाई एम का आपने ऑर्डर बनाना है, ठीक है। अब देखो सबसे कम जो आपको दिख रहा है, किसका दिख रहा है, क्यू बाई एम, किसका सबसे कम आएगा? न्यूट्रॉन। किसका? भाई न्यूट्रॉन का आएगा ना, न्यूट्रॉन का क्या है, चार्ज 0 है। तो 0 से अगर किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो 0 तो आता है। तो सबसे कम तो हो गया न्यूट्रॉन का। अब पहला वाला ऑप्शन जो है वो तो यहाँ पर खत्म हो गया, बिकॉज पहले वाले ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रॉन दिया था पहले नंबर पे, ठीक है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें पहले नंबर पे आपको न्यूट्रॉन ही दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो देखो आप इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हो ना। मैं क्या करता हूं, ये जो 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 है, इसको मैं ए मान लेता हूँ। 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 जो है वो मेरा ए के बराबर है। और यहाँ पे जो है ये मास की जो वैल्यू थी 1.67 इंटू टेन की पावर माइनस 27, इसको जो हूं मैं बी मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। तो ये अगर मैं क्यू बाई एम अगर इलेक्ट्रॉन के केस में निकालना चाहूं तो ये मेरा हो जाएगा
ये तो चलो जो भी है, ये तो चलो ठीक है, ये तो इतना हो गया 1.6 और डिवाइडेड बाय 9.1। इसका पहले प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का देख लेते हैं क्या रिलेशन होगा। तो प्रोटॉन का अगर आप E/m रेशियो निकालोगे, प्रोटॉन का E/m अगर निकालो तो E/m रेशियो निकालोगे, तो मैंने यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 को A मान रखा है और यहाँ पे 1.67 वाले को B मान रखा था, तो इसका तो A/B हो गया। और अगर आप इसका निकालना चाहो अल्फा पार्टिकल का, तो वो कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4B हो जाएगा। ठीक है, तो 2A डिवाइडेड बाय 4B, यानी कि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.5 भी आ जाएगा अल्फा का, मतलब 0.5 A/B। तो ये 0.5 आ रहा है, ये आपका 1 के बराबर आ रहा है, 1 A/B है और ये 0.5 A/B है, यानी कि अल्फा पहले आएगा और उसके बाद प्रोटॉन बाद में आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको जिसमें अल्फा पहले आ रहा हो प्रोटॉन बाद में आ रहा हो? बताओ। बी। बी दिख रहा है ना, तो बस वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए फिर? अब बी ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। तो बस ऐसे आपने रिलेशन निकाल लेना था। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? यस सर। यस ठीक है, सर। फिर नेक्स्ट है, ऑन bombarding a beam of alpha particle on the atom of gold sheet, few particles get deflected, whereas most of them go straight and remains undeflected. This is due to, क्यों हुआ था भाई ऐसा? मैक्सिमम जो थे सारे के सारे सीधे निकल गए और कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए थे उसमें से। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बोलो। ए, ठीक है, तो ए होगा इसका आंसर। न्यूक्लियस ऑक्यूपाई मच स्मॉलर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी कि सारा का सारा एटम क्या होता है, खाली होता है, और बहुत ही छोटे से स्पेस में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें सारा का सारा क्या होता है, मैटर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा होता है। और यहीं से क्या है, थॉमसन की बात गलत हो गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय, ये क्वेश्चन पता है आपको, किया है किसी ने? बी। 16 का बी, ठीक है, तो बी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को जो एक तरफ मतलब खींचता है, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और अगर मैं आपको यहीं पर क्वेश्चन ये बना के दे दूं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ न्यूक्लियस बाय, तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है, इतने सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या लगा रहे होंगे, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो रिपल्सिव फोर्स अगर लगा रहे हैं, तो सारे प्रोटॉन दूर दूर क्यों नहीं भाग जाते? कौन सा ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से ये टाइटली पैक्ड है इसके अंदर, बताओ? पता है किसी को? देखो, न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको किधर भी फेंक दो। लेकिन प्रोटॉन्स जो है, वो प्रोटॉन्स आपस में सारे के सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स को सबको क्या कर रखा है, एक ही जगह पे पैक करके रखा हुआ है। तो इनमें भाई रिपल्सिव फोर्स तो आपस में लग रहा होगा ना, इंटर न्यूक्लियर क्या रिपल्सिव फोर्स। तो ये क्यों, मतलब इसको ओवरकम करने के लिए कौन सा फोर्स होता है यहाँ पे? आवाज कट रही है, कट रही है क्या आवाज? नो सर। ठीक है, फिर आप अपना नेट चेक करो। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जिसकी वजह से प्रोटॉन्स आपस में बाउंड होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, इसको ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है,
19F -1 16O -2 20 NE। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या होगा भाई इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट? डी। डी ठीक है, और बाकियों का डी होगा। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ऑप्शन ये सही है। तो पहला है O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। सेम ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो करके कहीं पर भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? सेम होगा। तो O2 नेगेटिव में अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, और 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और F नेगेटिव अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आके ऐड हो गया। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो दोनों में 10-10 हो गए, यानी कि दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ऑल द गिवन स्पीशीज हैव इक्वल नंबर ऑफ ई नेगेटिव। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर तीनों ही स्पीशीज में सेम है। अब अगर आप यहाँ पर ये देखते हो, कौन सा वाला क्या था? नियॉन था ना दूसरा, तीसरा वाला नियॉन था। ठीक है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 10 है। ठीक है, एक मिनट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो नियॉन का 10 है, और इसमें कोई भी चार्ज आपको इसके ऊपर दिया नहीं है, यानी कि इसका जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो 10 यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तीनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही है ये बात भी। और तीसरा ऑप्शन है एफ नेगेटिव एंड नियॉन हैव सेम नंबर ऑफ या इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बात भी सही है। जब दूसरा ऑप्शन सही हो गया तो तीसरा तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एन एलिमेंट एफ loses 1 alpha and 2 beta particles in 3 successive stages, the resulting element will be। ये छोड़ दो अभी क्वेश्चन। ठीक है, ये आप करना जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो तब मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर। इसको छोड़ दो, और किया भी है तो मुझे पता है कि आपने कहीं से टीप के कर लिया होगा ये, तो ये छोड़ो अभी। मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, बताओ इसका 19 का क्या होगा? मास नंबर किसके बराबर होता है? किसका सम होता है? ए का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियंस मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय। किससे होती है भाई केमिकल प्रॉपर्टीज? हमने पढ़ा भी था। बताओ। ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कामिनी डी कैसे होगा भाई? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो कोई काम रहता ही नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, और केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो इन्वॉल्व होते हैं। कभी देखा है केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को मिलते हुए या झगड़ते हुए? देखा है कभी? जब Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलते हैं तो Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है? रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होता ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी क्यों दे रखा है इसका आंसर? वैसे तो इसका ए ही होना चाहिए था। ठीक है, आई डोंट सर नो वहाँ डी। पर लिखा है एनसीईआरटी में। कहाँ पर? चलो ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे तो क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कंट्रोल करता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन करता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने ए करा है भाई वो सही कर लेना। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं।
इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन डिटरमिन करता है? वो आपका प्रोटॉन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो ठीक है, कामिनी ने अच्छे से पढ़ी है फिर एनसीईआरटी, अच्छी बात है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है C6C14 and 7N14 आर द एग्जाम्पल ऑफ, क्या होते हैं भाई कार्बन और नाइट्रोजन? आइसोटोप, आइसोबार या आइसोटोन? बताओ, आइसोबार होगा। क्या सेम होता है आइसोबार में? आइसोबार में क्या सेम होता है? मास, मास नहीं, मास नंबर। ठीक है, सॉरी मास नहीं। हाँ, मास नंबर सेम होता है। मास अलग चीज है, मास नंबर अलग चीज है। ठीक है, तो ये हो गया। आइसोटोन पता है क्या होता है? आइसोटोन किसी को पता है आइसोटोन क्या होता है? बोलो, किसी को नहीं पता क्या? भाई आइसोटोन का मतलब होता है अगर सेम न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता श्वेता, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे आइसो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अभी तो पढ़ा था। आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है 99.985% ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली वन प्रोटॉन, दिस आइसोटोप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई? सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा आइसोटोप था हाइड्रोजन का? ए। ठीक है, प्रोटियम होगा। ठीक है, प्रोटियम। प्रोटियम आपका 99.985% मिलता है, बाकी का 0.015% जो होता है क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। और ट्राइटियम जो है बहुत ही ट्रेस क्वांटिटीज यानी कि नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है। ठीक है, 1h1, 1h2, 1h3 तीनों में न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 35 Br80, बता दोगे ये तो आसानी से? बताओ, डी होगा। ठीक है, प्रोटॉन तो देखो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा अगर वो ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड है तो आप उतने प्लस माइनस कर लोगे इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या होगा? मास नंबर माइनस प्रोटॉन का नंबर या इलेक्ट्रॉन का नंबर। ठीक है, तो 35 इलेक्ट्रॉन, 35 प्रोटॉन और 80 में से 35 माइनस करोगे 45 आएगा, उतने क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है Rutherford's nuclear model of atom is like a small scale solar system. Further, Coulombic force between electron and the nucleus is mathematically similar to the, किसके सिमिलर होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद करो, क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है, सी होगा। हाँ, Gm(m)(2)r² और डिवाइडेड बाय r²। तो सोलर सिस्टम में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, K(Q1Q2)r²। ठीक है, नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड का मॉडल? बी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल जो था भाई ऐसा था ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो उसने ज्यादा अच्छे से समझाया नहीं था ना, वो तो बोर ने समझाया था कि लाइक वहां पर क्या होता है, हमारी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है वो सब बताया था। तो ना तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाया था और ना ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका। ठीक है, और इसके बाद चलो, अब यहाँ 25 क्वेश्चन हो गए, एक एक क्वेश्चन करने में भाई काफी देर लग जाती है। ठीक है, चलो, तो अभी तो ऐसा है कि हमने इतने ही टॉपिक्स पढ़े हैं जितने क्वेश्चंस मैंने आपको 68 तक करवाए थे। उसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे हैं।
तो वो तो अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, वो हम कल ही करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका 7 बज चुका है और 7:30 से मैंने बोला एक टेस्ट है, तो वो कर लेना। उसके लिए टाइम 40 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। तो 7:30 से टेस्ट होगा, 8-10 तक उसको ख़त्म करके फिर आपका जो मन करे वो कर लेना। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई डाउट है, Yes, कुछ पूछना है? कल भी टेस्ट होगा। सर जो फैराडे वाला था, क्या चीज़? सर जो वो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, हाँ सर वो सर वो भी दिया एनसीईआरटी में। हाँ, तो वो दिया होगा ना। सेम है, में भी डी होगा उसका। सर डी है उसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हो सकता है भाई एनसीईआरटी में अगर लिखा हो ऐसा तो ठीक है। मैं तो जनरली सोच रहा था भाई, मैंने तो एनसीईआरटी याद नहीं करी ना। चलो देख लेना, उसको सर्च करके स्क्रीनशॉट भेज देना ग्रुप में, ठीक है। मैं फिर सबको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जिसने भी बताया है तो प्लीज़ एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में भेज देना, ठीक है। तो अभी फिर 7:30 पे टेस्ट देना। हाँ, कल भी बायो का टेस्ट रहेगा। कल आप सेल डिवीजन वाला चैप्टर रिवाइज करके रखोगे। अभी मैं ग्रुप में बता भी दूंगा, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो सेल डिवीजन का चैप्टर आप कल के लिए रिवाइज करके रखना, ठीक है। अभी 7:30 के लिए रेडी रहो, आधे घंटे का ब्रेक है, तब तक फिर आप जो भी करना रिवाइज कर लो। अब आप लीव कर सकते हो। ओके सर।